राशिद, मोदी 2.0 का फाइनल बजट आने वाला है। अब से ठीक 2 घंटे के बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या क्या निकलने वाला है। आपकी टैक्स सेविंग होगी या नहीं, बचत पर क्या कोई पर्चियां चलेंगी, क्या टैक्स की कोई नई कटार होगी, या फिर 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल में होने वाले हैं, अगले साल होगा लोकसभा चुनाव, उससे पहले ये बजट क्या प्रो पॉपुलिस्ट मेजर वाला होगा या नहीं। पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, जहां पर कोई टेक्निकल बात नहीं होगी, आपके रसोई की बात होगी, आपकी पॉकेट की बात होगी, आपके पैसे की बात होगी, आपकी बचत की बात होगी, आपकी सैलरी की बात होगी और आपकी भाषा में बात होगी। महिलाओं की बात करेंगे, युवा और किसान क्या चाहता है, युवाओं किसानों के लिए क्या रहेगा पिटारे में खास, और इस पेपरलेस बजट में क्या नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं। पहली बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। दोनों वित्त राज्य मंत्री भी वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं। भागवत कराड और पंकज चौधरी पहुंच गए हैं। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगी। राष्ट्रपति की औपचारिक मुहर के बाद वापस से फिर संसद भवन की तरफ आएंगी। आज संसद में पेश होगा आम बजट। सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री। 10:15 बजे कैबिनेट मीट है। कैबिनेट मीटिंग में बजट पर मुहर लगती है। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। लेके लगभग प्रेजेंटेड बाय SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। देश का सबसे बड़ा पैनल, देश का सबसे विश्वसनीय पैनल, देश का सबसे जाना माना पैनल, और एक ऐसा पैनल जो आम भाषा में आम बजट आपको बताएगा, आपको समझाएगा बजट में आपके लिए क्या रहने वाला है खास। जैसा शुरुआत में मैंने कहा, मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी पूर्ण बजट है। ये चुनावी साल है और चुनावी साल में आपके लिए क्या आने वाला है। डिबेट ओपन कर देता हूं, स्क्रीन को कर दें ओपन। रुचिका भगत देश की जाने मानी टैक्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। विनोद रावल जी टैक्स और इकोनॉमिस्ट हैं। विनोद रावल जी के साथ मेरा एक रिकॉर्ड है कि पिछले 1 दशक में कई बार बजट के दिन ही मुझसे मिलते हैं, बाकी दिन मुझसे बात नहीं करते हैं। अवनीत सिंह मारवा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश के जाने माने। अंशुमन जोशी देश के जाने माने बैंकर। सीपी सिंह MSME एक्सपर्ट हैं। और छोटे मझोले उद्योगों को क्या मिलने वाला है, व्यापारियों को क्या मिलेगा, उद्यमियों को क्या मिलेगा, धंधे पर क्या बात होगी, ये सब कुछ बताएंगे। पहला सवाल रुचिका भगत जी मेरा आपसे है, मोदी सरकार 2.0 का फाइनल बजट, दिल खोल करके या हाथ रोक करके, करों की कटार होगी या फिर नहीं होगी। इस बजट के बाद में आम जिंदगी कितनी बदलने वाली है। फोकस इकोनॉमी को बेहतर रखने का होगा, ग्रोथ को आगे ले जाने का होगा, या आम आदमी की जेब का होगा। देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात करती हूँ कि एक लड्डू है और बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने वाले हैं, तो वो उसको लड्डू मोतीचूर का है या बेसन का है, ये तो बता दीजिए। आपको क्या पसंद है? ये मोतीचूर वाले जो लड्डू होते हैं ना, इनमें बहुत बार क्या होता है ना, फ्रिक्शन होता है, बहुत बार होंठ कट जाते हैं। ये मोतीचूर वाले तो नहीं होंगे? तो इसको ये कह सकते हैं ये शुगर फ्री लड्डू है फिर। अच्छा। शगुन का लड्डू हो गया नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ये एक लड्डू है और बहुत सारे खाने वाले हैं, तो इसको जब हम बांटेंगे तो ये प्रसाद की तरह ही मिलेगा सबको। आप ये मान के चलिए, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट देखिए बहुत ज्यादा है, उसको भी सरकार को ध्यान में रखना है। तो सिर्फ ये नहीं कर सकती सरकार। देखिए मैम क्या है ना, इंडिया न्यूज देश का एकमात्र चैनल है, जब भी बात आप करेंगे फिजिकल डेफिसिट की, यानी राजकोषीय घाटा, अगर मैं गलत नहीं हूं, सरकारी खजाने में क्या है क्या नहीं है, ये मेरा व्यूवर समझता नहीं है। GDP समझता नहीं है, बहुत बार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझता नहीं है, और सरप्लस बजट है, डेफिसिट बजट है, ये सब समझते नहीं। मुझे बस ये बता दीजिए, मेरी थाली सस्ती होगी क्या मेरी रसोई गैस सस्ती होगी या नहीं, पेट्रोल डीजल की जो मार पड़ी है इसमें कोई बेहतरी आएगी या नहीं। मैम बहुत ही आसान शब्दों में समझाएं आप मुझे। बड़े सरल शब्द में अगर मैं बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि खाने वाले अनेक है, देने वाला एक है। ओह अच्छा, ठीक है। तो इसको जब देने वाला एक है, उसके पास एक ही रोटी है और उसको सब में बांटनी है। तो देने वाला दिल खोल के देगा या हाथ रोक के देगा, ये भी बता दें। देने वाला जो है उसके पास जितना है वो उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। जतिन रावल जी इंतजार कर रहे हैं। जतिन रावल जी पिछले 8 साल में एक ही रोटी है, मैं एक ही बांट सकती हूँ, मैं 2 नहीं बांट सकती, 3 भी नहीं बांट सकती। विनोद रावल जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, माफ कीजिएगा विनोद रावल जी। पिछले 8 साल से, जैसे आप मेरे सवाल का इंतजार कर रहे हैं ना, पिछले 8 साल से मैं इंतजार ये कर रहा हूं कि भैया इनकम टैक्स में रिबेट मेरे लिए बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। ये 2.5 लाख वाली जो सीमा है ये बढ़ा करके 5 लाख की जाएगी या नहीं, 5, 10, 15, 20, 30% वाला जो स्लैब है इसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा या फिर नहीं। पिछले 8 साल में इंतजार है। 2 साल पहले मुझे एक झुंझुना पकड़ा दिया गया और ये कह दिया गया कि भैया देखिए 2 अलग अलग तरीके से आप इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं, इसी में चाहे तो बचत कर लें, इसी में चाहे तो आप रिटर्न ले लें, इसी में चाहे तो आप रिफंड ले लें। क्या होगा 8 साल के बाद में इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलने वाली है या नहीं? देखिए, आपके पिछले साल की तरह इस साल का जवाब भी ये दे रहा हूं कि ये दुआ कीजिएगा कि टैक्स बढ़े नहीं, कम से कम टैक्स के रेट्स वहीं रुक जाएं
स्लैब की जहां तक बात है 5 लाख तक उन्होंने पिछली बार भी किया था, तो 5 लाख से नीचे वाले लोगों को लास्ट ईयर भी बाहर किया था। और आपने भी एक ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि 5 लाख तक टैक्स की सीमा बढ़ी, हालांकि वो बाद में विड्रॉ करनी पड़ी क्योंकि उसमें कंफ्लिक्ट था, क्यों किसके लिए है, 5 लाख 1 रुपए तक टैक्स अलग से लग जाता था। तो इस बार की अगर आप बात करते हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो स्लाइड चली थी वो शायद इस बार सच हो जाए और टैक्स की सीमा 5 लाख आ जाए, ऐसी उम्मीद है। आप जानते हैं कि मैं बहुत क्विक राउंड अप में सभी को लेकर के चलता हूं ताकि इन्वॉल्वमेंट और रिप्रेजेंटेशन सभी का इक्वली रहे। आपके पास में फिर से मैं आता हूं विनोद रावल जी, अब देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अवनीत सिंह मारवा, उनके पास में चलते हैं। अवनीत जी, क्या होता है ना कि 2015 से हमने देखा है कि हर बजट की एक थीम होती है। 2015 की थीम सबका साथ सबका, एक मिनट सीधी तस्वीर आ रही है, अभी सीधी तस्वीरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें आ रही हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद अब निकल गई हैं। और आप देखें पेपरलेस बजट, हालांकि एक जमाने में पिटारा दिखाया जाता था, एक जमाने में ब्रीफकेस दिखाया जाता था, लेकिन अब ये पेपरलेस बजट होता है, टैबलेट में ही पूरा बजट भाषण लिखा हुआ होता है, जो तस्वीरें अभी आपको दिखाई दे रही हैं। वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं नजर आ रहे हैं, ये नेशनल एम्ब्लेम है और ये वो टैब है, यानी आप कह सकते हैं कि ये वित्त मंत्री का पिटारा है। और वित्त मंत्री के पिटारे से मुझे ऐसा लगता है कि अवनीत सिंह मारवा जी, बहुत बार क्या होता है ना, चेहरे की मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि बजट में अंदर क्या है। क्या कुछ अंदाजा आप लगा पा रहे हैं? मेरे हिसाब से ये आखिरी बजट है, फुल फ्लेज बजट इस सरकार का। तो जहां तक मैंने अभी पहले भी बोला कि डिस्पोजेबल इनकम, जैसे आप कह रहे हैं क्या सस्ता होगा, तो मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझा देता हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एक बैलेंस शीट है। सर 30 सेकंड का आप मुझे मौका दीजिएगा, तस्वीरें समझा देता हूं, अपनी बात यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति की औपचारिक मुहर लगने के बाद आप जाएंगी संसद भवन और ठीक 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी, ठीक 10:15 बजे कैबिनेट मीट स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर बजट पर कैबिनेट की मुहर लगती है और फिर 11 बजे बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शुरू हो जाता है। मारवा जी अपनी बात कंटिन्यू करें आप। तो मैं जैसे समझा रहा था कि एक सरल भाषा में प्रॉफिट एंड लॉस ये करंट बैंक अकाउंट की तरह है कि साल में सरकार कितना घाटा या कितना मुनाफा करती है, ठीक है, और कितना घाटा कम से कम कर सकती है, उसको कैसे बचाया जाए और कैसे जैसे जो मिडिल क्लास है, जो मैं कहता आ रहा हूं कि जो रीढ़ की हड्डी है इस कंट्री की, उसके अंदर कैसे कंज्यूमरिज्म को बढ़ाया जाए, कैसे जो टैक्स है उसको बैलेंस करा जाए। जीएसटी कई प्रोडक्ट्स पे जैसे 28% है, बजट में जीएसटी का नहीं आता प्रोविजन, लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा 28% पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इस तरीके से गवर्नमेंट को थोड़ी सी रियायत देनी पड़ेगी। और इस जो मुश्किल वक्त है स्लो डाउन का ग्लोबली, उसके अंदर अगर इंडिया को, भारत को अगर स्लो डाउन में नहीं आना तो ये सारे कदम लेने पड़ेंगे। हालांकि आपने चूंकि घाटे की बात की है ना, जब घाटे की बात होती है तो क्या एक मेरे पास में एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत का जो खजाने का घाटा है, जिसे टेक्निकल भाषा में राजकोषीय घाटा कहते हैं, 6.5% के आसपास का है और पिछले दशक में ये 4 से 4.5% के आसपास का हुआ करता था। अंशुमन जोशी जी, अब बीच में आप आ सकते हैं। अब मेरा देश एक चीज ये जानना चाहता है और कि रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया जाएगा, और चूंकि देश में रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जो आंकड़े चलते चले आ रहे हैं, जो एस्टिमेट आ रहा है, वो वाकई में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। क्या रोजगार जनरेट करने वाला ये बजट होगा या नहीं? अंशुमन जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल रोजगार से रिलेटेड बजट होना चाहिए। इसके रोजगार को काफी रोजगार काफी बढ़ोतरी होगी रोजगार में। मुझे लगता है मोरओवर जो इन्होंने पीएलआई स्कीम में 44 लाख करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट है, जो मुझे अंदर की जानकारी मिली है। अब पिछले साल के मुकाबले 12% ये एस्टिमेट बढ़ने वाला है, यानी पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा पैसा लोगों के जनहित की योजनाओं में खर्च होगा। क्या इससे रोजगार जनरेट होगा, नौकरी मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये कहता हूं कि इस पिछले बजट के बाद में इन्होंने कोऑपरेटिव जितनी भी बैंक्स थे, सोसाइटीज़ थी, सभी के अंदर एक टैक्स बेनिफिट दिया था जो कि 18 से 15% पे आ गया। अभी क्या है कि आपने देखा है नया मंत्रालय बना है, कोऑपरेटिव मंत्रालय बना है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट बेसिकली आपको पता होगा कोऑपरेटिव से कोई 8.4 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में। ठीक है। और कोऑपरेटिव से सारे किसान जुड़े हुए हैं और सभी जितने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, छोटी छोटी जगहों पे सब जुड़े हुए हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सब के थ्रू। तो क्या है कि रोजगार तो बेसिकली अल्टीमेटली बढ़ेगा ही, बिकॉज आई थिंक। अब मैं अपने दर्शकों के, अंशुमन जी एक मिनट रुक जाएं आप। लाइव तस्वीरें अभी हम फिलहाल के लिए देख रहे हैं। कानपुर संवाददाता शिवराज साहू भी मेरे साथ में लाइव हैं।
शिवराज साहू के बाद में चलेंगे, लेकिन उनसे पहले सीपी सिंह जी से बात कर लेते हैं। छोटे और मझोले उद्योगों को क्या मिलेगा? सीपी सिंह जी, क्या है ना, नोटबंदी की मार पड़ी, मेरे कई जानने वाले हैं, मेरे कई मित्र हैं जो छोटा मोटा धंधा करते हैं, किराने की दुकान चलाते हैं, जो ये कहते हैं कि भैया हम तो कैश का काम करते थे, हम तो मारे गए, उसके बाद फिर जीएसटी ने भी हमको मार दिया, इस तरह की बातें करते हैं। तो अब आपको क्या लगता है सीपी सिंह जी, क्या छोटे और मझोले उद्योगों के लिए इस बजट में कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि यह बजट बात करेगा आत्मनिर्भर भारत की, यह बजट बात करेगा मेक इन इंडिया की, यह बजट बात करेगा इकोनॉमी की, यह बजट बात करेगा ग्रोथ की, यह बजट बात करेगा विकास की, यह बजट बात करेगा आम आदमी की झोली भर देने की। लेकिन आम आदमी ये कहता है, एक छोटा व्यापारी ये कहता है कि भैया हमारा धंधा चलेगा या नहीं? सीपी सिंह जी। जी, छोटे मझोले उद्योगों को ही इस बजट में सब कुछ मिलेगा। पिछले एक वर्ष से सरकार इस मामले में प्रयास कर रही है, छोटे मझोले उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जानते हैं हमारे लिए जो टेक्सटाइल पॉलिसी सरकार पहले से ही ले आई है, स्टेट वाइज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लेकिन बहुत शानदार टेक्सटाइल पॉलिसी आई है जो हमारे लिए हर तरीके से हितकारी है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि भैया एक्सपोर्ट तो ठीक, एक्सपोर्ट तो हम बढ़ाते रहेंगे, लेकिन जो इंपोर्ट रहेगा इस पर हम कस्टम हाइक कर देंगे, कस्टम हाइक करेंगे तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। क्या ये बैलेंस बना करके लेकर के चलेगा या नहीं? बिल्कुल बैलेंस बनेगा सर, क्योंकि बैलेंस रहेगा। अच्छा, इंपोर्ट को तो बैन करना, जो चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट बैन हुआ है या उस पर चार्जेस लगे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद हैं, क्योंकि हम लोगों ने B2C फेयर लगा के अपने माल बेचना हिंदुस्तान में शुरू करा है। सर मैं प्लीज होल्ड यू, हिंदुस्तान में मंदी नहीं आ सकती है। शिवराज साहू इंतजार कर रहे हैं, कानपुर संवाददाता हैं। शिवराज, कानपुर एक तरीके से यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है, और कानपुर के जो व्यापारी हैं, कानपुर का एक जो आम आदमी है, कानपुर की जो महिलाएं हैं, रसोई चलाने वाले जो हैं, उनकी इस बजट में विशलिस्ट क्या है? अगर हो सके तो बात करें। मौजूद रहेंगे, वहां पर कैबिनेट इस बजट को सहमति दे देगा, इसे अप्रूव कर देगा। उसके बाद 11 बजे लोकसभा में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। जहां तक संसद भवन में तैयारियों की बात है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कुछ ऐसे दस्तावेज जो शिवराज साहू आप सुन पा रहे हैं? मुझे शिवराज की आवाज नहीं आ रही है। टीम पीसीआर शिवराज साहू की आवाज प्लीज आप करें। या तमाम जो मीडिया या अन्य लोग के लिए होते हैं वो अब रखने शुरू हो गए हैं, उसकी तैयारियां। शिवराज आप बोलें, आपके साथ में कई लोग हैं कानपुर के, बात करें। शिवराज साहू जी बिल्कुल, मैं बात करता हूं। जैसे कि हमारे साथ कुछ औद्योगिक जो चमड़ा उद्योग के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहा। आज मोदी सरकार का बजट आ रहा है, चमड़ा उद्योग की बात की जाए, कानपुर की एक पहचान रही है चमड़ा उद्योग, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को मोदी सरकार से? कोरोना काल के बाद कारोबार का हाल तो खराब हो चुका था। अब जो ये बजट, आज जो बजट पेश होगा, उससे उम्मीद ये है कि हो सकता है कारोबार में कुछ नई ऊंचाइयां मिले और कारोबार कुछ आगे की तरफ चल पड़े। उम्मीद यही है कि कारोबार में कुछ नए रास्ते मिलेंगे। ये बजट पर डिपेंड करता है, बजट जैसा होगा। जैसे कि कोरोना काल रहा और उसके बाद जब बंदियां रही, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो उसके बाद कितना गिरावट आई उद्योग में, और अब क्या उम्मीद है कि जो ये बजट होगा, अगर सरकार के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है आप लोगों के लिए कि कारोबार दोबारा खड़ा हो सके? कोरोना काल के बाद तो खैर कारोबार में गिरावट आएगी, अच्छा खासा गिरावट था, और अब उम्मीद यही है कि ये जो बजट आ रहा है इससे कुछ नई उम्मीदें विनोद रावत जी को लेकर के आइए। विनोद रावत जी, हालांकि बहुत से लोग ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट ये होगा ब्लॉकबस्टर बजट। अब क्यों कहा जा रहा है ब्लॉकबस्टर बजट होगा? 2022 में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुआ, यानी टैक्सेस के जरिए सरकारी खजाने में खूब पैसा भरा। 10 जनवरी 2023 तक का मेरे पास में आंकड़ा है जो ये बताता है 14.71 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किया गया है। लेकिन आज भी एक इम्बैलेंस है भारत में, यानी यहां संतुलन है, वो ये कि 140 करोड़ के हिंदुस्तान में 8 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बाकी नहीं देते हैं। ये बैलेंस पिछले एक दशक से मैं इंतजार कर रहा हूं कि ठीक हो, लेकिन हो नहीं पाया। क्या कुछ होगा? बिल्कुल इस बार उम्मीद कर रहे हैं ऐसा होगा, क्योंकि उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है, देखिए वो 84,000 के नंबर को क्रॉस कर गया है, तो आपके एंटरप्रेन्योर्स नए बढ़ रहे हैं, वो टैक्सेस देंगे। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की डेट 31 मार्च 2023 को खत्म हो रही है, जिसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल और आगे बढ़ेगी, वहां से आएगा। अब सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहां से है। आप देखिए यूएस के अंदर आपकी आईटी इंडस्ट्री में 2 लाख से लोगों की छटनी हो गई है, जिसमें बहुत सारे भारतीय हैं।
सरकार को ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी कि वो लोग हिंदुस्तान में आकर के यहां पर अपने यूनिट्स को स्टार्ट करें, चाहे सर्विस इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में, और उनका टैलेंट हम यूज कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बजट है ये सब इन बातों को कंसीडर करते हुए पूरी दुनिया की ये सब जो एक्टिविटीज हो रही हैं, पूरी दुनिया जिस मंदी के दौर से गुजर रही है उससे बाहर निकले। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पारा गिरा हुआ है। अब बाकी सभी गेस्ट के पास में ठीक 2 मिनट के बाद लौट करके मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने एक बजट हेडक्वार्टर तैयार किया है। बजट हेडक्वार्टर की तपिश क्या है ये बताएंगी मेरी कोलीग रचना बंसल और अंजलि मुदगल, दोनों हमारे साथ में लाइव हैं। रचना, अंजलि, हम देख पा रहे हैं बहुत ही खिली हुई धूप आपके पास। अच्छा ठीक है, कुछ टेक्निकल स्नैग आ रहा है, फिर से चलेंगे। एक बार रुचिका जी को लेकर के आइए। रुचिका जी, चूंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में एक आम आदमी ये भी जानना चाहेगा कि भाई अगर मैं कोई बचत करता हूं आगे आने वाले दिनों में अपनी सैलरी से थोड़े से पैसे निकाल करके, हालांकि आपके पास में आएंगे, लेकिन लाइव तस्वीरें आ रही हैं, संसद भवन पहुंच चुकी हैं। अभी आप देखें वित्त मंत्रालय का ये दफ्तर है जहां पर पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 10 बजे पहुंचेंगी, फिर संसद भवन के अंदर 10:15 बजे कैबिनेट मीट होगी और कैबिनेट मीट के बाद ही कैबिनेट की मुहर लगेगी। 11 बजे बजट भाषण पेश किया जाएगा। बजट का इंतजार, लेकिन विपक्ष क्या क्या वार करेगा, इसे भी लेकर के सियासी हलचल क्या है ये भी हम बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन रुचिका जी के पास में आते हैं। रुचिका जी, अब 2 चीजों पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं। भाई जो लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वाले हैं, जो एंड यूजर हैं, वो ये जानना चाहते हैं क्या घर हमारे लिए सस्ता हो जाएगा या नहीं, लोन में कुछ राहत मिलेगी या फिर नहीं। पिछले 2 साल में जब भी आरबीआई अपनी रेपो रेट की घोषणा करता है तो मेरा जो लोन है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्या मेरा हाउस लोन सस्ता होगा या नहीं, क्या मेरा एजुकेशन लोन सस्ता होगा या नहीं, अगर बैंक में मैंने पैसे रखे हुए हैं सेविंग बैंक में, उसमें ब्याज दर थोड़ी सी बढ़ेगी या फिर नहीं, ताकि मैं थोड़े से पैसे बना भी लूं, थोड़े से पैसे बचा भी लूं। ऐसा होगा या नहीं रुचिका? देखिए, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा था तो सरकार ने 3 बार इनफैक्ट रेपो रेट बढ़ाया, तो जिसकी वजह से हमारा जो है लोन की इंस्टॉलमेंट्स जो है वो बढ़ी। इस साल उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है बजट लाने पे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है और सरकार को भी एंटिसिपेटेड है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इस साल उम्मीद करते हैं कि बजट जब आएगा तो इसके अंदर सरकार कुछ ना कुछ छूट तो देगी देगी, क्योंकि सरकार का अपना ही स्लोगन है सबका सपना घर हो अपना। तो अगर अपनी इस स्लोगन को सरकार बरकरार रखती है तो मुझे लगता है कि हाँ, सरकार को इसके अंदर छूट देनी चाहिए। जो इंटरेस्ट की लिमिट है, जो हम 2 लाख रुपए की कहते हैं 24B के अंदर, साथ साथ ATC के अंदर भी हम लोन रीपेमेंट की डिडक्शन की बात करते हैं। तो जिस तरह से इस बार पूरा का पूरा एंटिसिपेटेड है कि ATC की जो लिमिट है वो बढ़ेगी 1.5 लाख से, इंटरेस्ट की जो लिमिट है 24B में वो बढ़ेगी 2 लाख रुपए से, जिससे ज्यादा लोग बढ़ेगी। आपको लगता है इतना सरकारी खजाना है? इतना सरकारी खजाना नहीं है, बट सरकारी खजाना कहाँ से आएगा? देखिए, एक ना ये व्हील है जो चलता रहता है। आप अगर टैक्स पे करेंगे तो सरकार के पास मैम, बजट से पहले जब खिली धूप होती है तो वो वापस मैम और जितने भी डिग्निटरीज हैं, बजट से पहले खिली धूप एक बार आप देखना चाहेंगे ना? एक बार मौसम देख करके भी बहुत बार मिजाज पता चलता है, और इसमें बजट की आबोहवा क्या है ये रचना बंसल और अंजलि मुदगल हमें बताने वाली हैं। बहुत ही खिली धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बजट कितना खिला खिला होगा रचना? देखिए, बजट कितना खिला खिला होगा राशिद, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो हमें करना होगा, लेकिन उम्मीदें हमारी बहुत सी हैं। अभी अंजलि और मैं बात ही कर रहे थे, मैं बात कर रही थी कि देखिए डीजल की गाड़ी मेरे घर में है, जो कि उसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, 10 साल पूरे हो जाएंगे, नई गाड़ी खरीदनी है, तो क्या गाड़ियों पर कोई बड़ी छूट होगी क्या? ई व्हीकल को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। मैं सोच रही हूँ क्या ई व्हीकल लेना चाहिए या पेट्रोल की गाड़ी लूँ, डीजल की गाड़ी लूँ, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है वो जेब एक बार में ही इतनी हल्की कर देते हैं कि उसका भारी भरकम बोझ हम महीने भर उठाते रहते हैं। इसके अलावा टैक्स स्लैब में छूट 2013-14 के बाद से हमें मिली नहीं है। हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, मंथ के एंड में जाकर सैलरी हम पाते हैं, लेकिन वहीं से फिक्र हो जाती है कि एक बड़ी रकम हमें टैक्स के तौर पर चुकानी है। ऐसे में सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहें मेरे जैसे और बाकी तमाम एम्प्लॉयज की होंगी जो सैलरीड पर्सन है, वो टैक्स स्लैब में छूट भी चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो घर का सपना देख रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। मैं भी चाहती हूं कि सस्ता घर खरीद पाऊं। सस्ता घर खरीदने का सपना ऐसे करोड़ों हिंदुस्तानियों का है, और मिडिल क्लास फैमिली को यही जो शिकायत है थोड़ी सी सरकार से रह जाती है राशिद। मिडिल क्लास फैमिली कहती है कि देखिए, निम्न वर्ग के लोगों पर आपने ध्यान दे दिया, जो गरीब तबका है उनको आपने तमाम सुविधाएं दे दी, तमाम फ्री की योजनाएं उनके लिए चला दी, लेकिन मिडिल क्लास लोग जो सबसे ज्यादा भार को महसूस करते हैं, टैक्स के पे करने के तौर पर भी, महंगाई के बोझ के तौर पर भी, छोटा मोटा व्यापार जो कि नोटबंदी के बाद फिर GST में, फिर कोरोना काल में जिनका ठप हो गया था, बंद हो गया था, वो दोबारा से रिवाइव कर नहीं पाए हैं। कई व्यापारी जिन्होंने ऑप्शनल कोई व्यापार, मुझे ऐसा लगता है रचना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी विशलिस्ट जो है बहुत ज्यादा लंबी है। आपने तो कई विशलिस्ट बनाई हुई है मोदी सरकार 2.0 के इस फाइनल बजट से,
अंजलि भी मेरे साथ में है। अंजलि, आप भी अपने विश लिस्ट के बारे में बातचीत करती रहें। रचना और अंजलि आप बात करती रहें, और मेरा मन ये कर रहा है कि मैं भी अब स्टूडियो से बाहर निकल करके आपके पास में आऊं, और जितने भी गेस्ट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ में उठ करके बाहर चलें। आप लोग बात करते रहें, आपके हवाले कर रहा हूं। ठीक 2 मिनट के बाद में मैं बाहर निकलूंगा, लेकिन उससे पहले कई बड़े बयान आ रहे हैं, एक बात सुन लेते हैं हम। इस मिशन को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री जी से इस बजट में हमें बहुत सारी उम्मीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर ने लास्ट 2 सालों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को जारी रखने के लिए जरूरत है बजट में कुछ ऐसी चीजों की जिससे आम इंसान के घर का सपना पूरा हो सके। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का स्टेटस देने की मांग अक्सर उठती रही है। मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। उससे जो मिलने वाले फंड है उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगी। दूसरी बात, आम इंसान के घर का सपना पूरा करने के लिए जो होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर मिलने वाला डिडक्शन है उसको बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल्स की वो इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि जो उस पे लगने वाली जीएसटी है उसको कम किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं रियल एस्टेट में जो सीमेंट, स्टील या अदर जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जो जीएसटी लगने वाली है उसका जो स्लैब है वो काफी हायर है। तो मैं वित्त मंत्री जी से उम्मीद कर रहा हूं कि इस साल इस बजट में कुछ ऐसा अनाउंस करें जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग लेने वाले उन परिवारों को और ऐसे लोग जो मेट्रो सिटीज में आज अपने घर की तलाश कर रहे हैं उनके घर का सपना पूरा हो सके, उसके लिए जो जीएसटी लगने वाली है उसको रैशनलाइज करें और सिंगल डिजिट में लेकर आए। बिल्कुल, देखिए विश लिस्ट इससे पहले रचना ने बताई थी, मेरी भी लंबी विश लिस्ट है और मुझे लगता है देश भर की विश लिस्ट है इस वक्त लंबी। लोग चाहते हैं कि बड़ी राहत उन्हें मिले। अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम एक एक कर बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ महेंद्र जुड़ गए हैं अंबाला से, उनका रुख कर लेते हैं। महेंद्र माही, अंबाला के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या राहत चाहते हैं इस बार सरकार से? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान सिर्फ कृषि क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था, और अब जब सरकार जो है बजट लेकर आ रही है तो ऐसे में इस वर्ग की बहुत उम्मीदें हैं कि उनको भी संभाला जाए, उनकी भी सुनी जाए। तो ऐसे में हम किसानों के बीच पहुंचे हैं और उन्हीं से ही जानेंगे कि वो क्या देखते हैं, उनकी बजट में सरकार उनके लिए क्या रखे, किस तरह की दिक्कतें हैं जो चाहते हैं कि इस बजट में उनका समाधान किया जा सके। किसानों से ही बात कर लेंगे कि वो क्या देखते हैं इस बजट से, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या दिखते हैं उनकी। जी, तो जानना चाहेंगे, बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं किसानों को? तो शुरू से ही कोई भी सरकार रही, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसानों के हक में तो कभी भी नहीं रही कोई सी भी। और इनका किसानों का तो ये हाल है, दिल्ली की दलाली, मुंह चीखना पेट खाली, और तो कुछ नहीं है किसानों के पास। किसान कर्जबंद है ज्यादातर, साधन संपन्न तो हुआ है लेकिन कर्ज महेंद्र भाई हमारे साथ अंबाला से जुड़े हुए हैं, किसानों के साथ में है। किसानों के लिए सरकार ने बड़े वादे भी किए, दावे भी किए। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की मांग भी की गई थी किसानों की तरफ से, और सरकार ने आश्वासन दिया था कि ऐसा होगा। लेकिन हम यहाँ आउटडोर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, खिली हुई धूप के साथ हैं। खिली हुई धूप हमें अभी राहत दे रही है, लेकिन क्या सरकार का बजट राहत देगा, इस पर रहेगी नजर। जिनके कई हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है, ये सारे देश का पेट पाल रहा किसान, इनको इस नजर से देखा ही नहीं जाता। कि 2022 तक किसानों की आमदन जो है दुगनी किए जाने की बात की गई थी, कहाँ पहुंचे हैं किसान? ये बता रहे भाई, एक किसान ने आलू लगाए थे, नीचे आलू है, ऊपर उस पर टमाटर उगने लग गए, डबल बताओ कमाई होगी। बजट से क्या उम्मीद है? बजट से तो कोई उम्मीद नहीं इनसे, हमें तो लगता है। आपका क्या नाम है? रणजीत सिंह है जी। तो बजट आ रहा है, सरकार से क्या चाहते हैं कि बजट में क्या रखा जाए किसानों को ताकि उनकी स्थिति में सुधार? तो किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए,
किसान ये सरकार को सोचना चाहिए। अब डीजल देख लो कहाँ जा रहा है, सिलेंडर देख लो कहाँ जा रहे हैं जी, रेलवे व्यवस्था भी खराब हो रही है लोगों की। अब ये डीजल देख लो, खार देख लो जी, आप कहाँ जा रहा है, तो दुगनी आय कहाँ से होगी। ये तो और तला जाने लग रहे, कहना प्रधान जी का हमारे बोले नीचे आलू ऊपर टमाटर, दुगनी आय तो अपना आप होने लग रही। तो सरकार ने तो कभी टोपा धर दिया सिर्फ आंखों पे ही, तो किसान तो जमीन डुबो दी जिन्होंने, रहे नहीं कुछ भी पल्ला इनके। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी बात है कि किसान जो है डूबा हुआ है, तो ऐसे में अब बजट जैसे ला रहे हैं सरकार, क्या कुछ का चाहेंगे किसान कि उनके लिए क्या रखा जाए? किसान सच बोल रहे हैं, थोड़े बोल रहे किसान, ये है सरकार गलती कर रही है। आप क्या चाहेंगे कि क्या हो बजट में? हमारे लिए तो यही है कि हमारे जो किसान भाई है वे कर्जे में दबते ही जा रहे हैं जी, क्योंकि उनको जो कमाई है वो सबसे नीचे ही हो रही है। हमारे को ये लग रहा है कि जितना हम कमा रहे हैं उससे दुगना हमारे को कर्जे में बांधा जा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है, खाद दवाई बीज है वो इतने महंगे कर दिए है कि हमारे को खरीदने में भी मुश्किल हो रही है। क्यों? आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं जी। तो बजट में क्या कुछ रखा जाए? बजट में तो बहुत ही घटिया काम हो रहा है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं सभी ने किसानों के साथ मजाक किया है। आप देख सकते हो खार के रेट कितने ज्यादा होते जा रहे हैं, दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं, बीजों के रेट बढ़ रहे हैं, लागत इतनी ज्यादा आ रही है, मुनाफा है नहीं। शुरू से ही किसानों के साथ विडंबना ये रही है, इसके जो फसल के दाम है किसान खुद न तय करके दूसरे लोग तय करते हैं। सबकी अब अपनी जिम्मेदारी है, अपने रेट को सब उसको फसल को जो भी जिसके जो भी प्रोडक्ट है उसको अपने मुनाफे से बेचते हैं, लेकिन किसान जिसकी लागत दूसरे तय करते हैं। अभी एक भद्दा मजाक किया किसानों के साथ, हरियाणा सरकार ने गन्ने के रेट पे 10 रुपए बढ़ाए हैं, 300 कुछ रुपए रेट हुआ है, लेकिन अगर आप मार्केट में भी चले जाओ एक सूखे पेड़ की लकड़ी भी आपको 7 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। किसान के गन्ने की क्या ये लागत भी नहीं है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना सरकार ने कभी भला किया ना किसानों का भला करेगी। बजट में कुछ है ऐसा कि बजट सरकार ऐसा बनाए सर, जो किसान है जो उनकी मांगे हैं, जो खेती पे खर्च है उसमें कुछ ऐसी कोई योजना की उम्मीद है? सरकार से तो वैसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए जो किसान है इनको सब्सिडी रेट पे डीजल दिया जाए, दवाइयों के रेट पे अंकुश लगाया जाए। जो दवाइयों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, खाद के रेट बढ़ते जा रहे हैं, बीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, एक निर्धारित करे सरकार इनको इस रेट पे मिलेगा जिससे किसानों का भला उसके इनकी थोड़ी आय बढ़ सके। वैसे सरकार ने नारा दिया था 2022 तक आय डबल कर देंगे, लेकिन आप देख सकते हो तो डबल होने की तो दूर, जो पहले थी उससे भी कम होती जा रही है। तो बिल्कुल सरकार का जो दावा था कि 2022 तक किसानों की आमदन डबल करेंगे वो नहीं हुआ, लेकिन कीमतें जो है लगातार बढ़ी हैं, चाहे खाद की हो चाहे रसायन की बात हो। आप क्या कहेंगे, खेती पे क्या संकट रहा है? खेती पे तो ये संकट यही है जी कि लागत नहीं पूरी होती, ना टाइम पे बीज मिलता ना खाद मिलता। बजट में क्या चाहेंगे, क्या हो बजट में? बजट में तो हमने चाहेंगे जी जिम्मेदार को मिले कुछ, फिर देते तो नहीं जी। जो आय वर्ग का बजट किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे सरकार बना रही है तो क्या कुछ मांग है, क्या करे सरकार? हम भी जो कहे जी जिम्मेदारों का भी सुधार होना चाहिए इसमें। आपका क्या नाम है जी? भीम सिंह है जी। तो क्या कुछ हो सकता है खेती किसानी के लिए? ना तो टाइम पर जैसे गेहूं की बुआई चली, ना तो टाइम पे डीपी मिला जब बुआई हुई, अब फिर यूरिया का नंबर आना, टाइम पे यूरिया मिला। पहले कह दिया टिलबो 7,000 रुपए प्रति एकड़ को आपको दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाना था कोई नहीं पाया ना। लगातार दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं बजट। आज आम बजट पेश होना है। निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। निगाहें 130 करोड़ देशवासियों की है। निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं और थोड़ी ही देर में आगे की प्रक्रिया में मीटिंग में मौजूद रहेंगी। दोनों वित्त राज्य मंत्री भी साथ में मौजूद हैं और ये एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा भी है। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण। यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी उनकी और उसके बाद फिर आगे बजट पेश करने की तरफ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उससे पहले एक मीटिंग भी होनी है और ये औपचारिकता भी कह सकते हैं, एक औपचारिकता होती है जिसे पूरा किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महिला भी हैं, मध्यम परिवार से भी आती हैं और बड़ी उम्मीदें आज देश के लोगों को इस बजट से है।
रहने वाला है, क्या महिलाओं को मिलने वाला है, क्या किसानों को मिलेगा, किस तरह से जो रक्षा सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको किस तरह से दिया जाता है, जो टैक्स पेयर्स हैं टैक्स पेयर से किस तरह से राहत मिलेगी, ये तमाम इश्यूज को लेकर के अब यहाँ से बजट की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। निर्मला सीतारमण की सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेड कलर की साड़ी उन्होंने पहनी हुई है और इस बार भी पेपरलेस बजट होगा, देश के सामने रखेंगी। मनोहर केसरी की रिपोर्ट आप देख रहे थे जिसमें थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति भवन के लिए निकली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति भवन के लिए निकली हैं, आगे प्रक्रिया का हिस्सा होगा, मीटिंग अटेंड करेंगे। उसके बाद संसद भवन में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली हैं। आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने खास तैयारी की है, बिल्कुल आम भाषा में, एकदम सीधी सिंपल भाषा में आपके सामने बजट से जुड़ी हर जानकारी हम शेयर करेंगे। और मेरे दोनों सहयोगी राशिद और साथ ही साथ अंजलि जो कि आउटडोर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और तमाम बड़े गेस्ट उनके साथ मौजूद हैं। सीधा मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। राशिद, गेस्ट से बात कीजिए। और देश के ये जाने माने पैनलिस्ट वो हैं जिन्होंने सालों तक बजट को देखा है, बजट को समझा है, बजट की बारीकियों को आप तक पहुंचाया है। और यहां पर एक बात मैं बता देना चाहूंगा, हम बात नहीं करेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की, हम बात नहीं करेंगे जीडीपी की, हम बात नहीं करेंगे फिस्कल डेफिसिट की, यानी टफ शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। आसान शब्दों में आपकी रसोई के लिए क्या है, आपकी जेब के लिए क्या है, आपकी बचत के लिए क्या है, रीइंट्रोड्यूस करेंगी मेरी कोलीग अंजलि मुदगल। बिल्कुल, देखिए खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इस बार के बजट से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। मेरे साथ रावल जी हैं, सीपी शर्मा जी हैं, रुचिका जी हैं, अवनीश जी हैं, इसके अलावा और भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रावल जी आपसे ही शुरू कर लेते हैं। क्या डायरेक्ट फायदा पहुंचाने की कोशिश रहेगी सरकार की, या फिर हमने देखा है पिछले बार के बजट में डायरेक्ट फायदा ना पहुंचाकर इनडायरेक्ट तरीके से फायदा, इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? देखिए, सरकार जो है डायरेक्ट फायदे में ज्यादा विश्वास रखती है और ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट। जितनी भी आप देखिए सब्सिडी स्कीम्स हैं उनमें कोशिश उनकी होती है कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है कंज्यूमर को चला जाए, क्योंकि हमारा कुछ पुराना इतिहास ऐसा रहा है जो ये कहता है कि 1 रुपया जाता था तो 10 पैसे पहुंचते थे, तो उससे बचने के लिए ऐसा निकाला गया। आप जहां हिंट कर रही हैं वो दूसरी चीजें हैं इनडायरेक्ट की, जहां तक बात कर रही हैं। टैक्स के बेनिफिट्स बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार आने ही चाहिए। मोदी राउंड 2 का लास्ट बजट है, उस कंप्लीट बजट, उसके बाद इंटरिम आएगा, तो इसमें टैक्स के बेनिफिट्स आने चाहिए और मेरे हिसाब से पॉपुलिस्ट बजट होना चाहिए। हम कितना भी कहें कि इलेक्शन से इफेक्टेड नहीं होगा, पर नो स्टेट्स और सेंटर को जीतना सरकार की मजबूरी रहेगी। आपके साथ सालों से मैं बजट के शोज कर रहा हूं। एक मजेदार बात ये होती है ना, विनोद जी बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। हाँ, उसके बाद इतना जरूर है कि जब मुझे बजट के बाद के सवाल पूछने होते हैं तब वो कहीं और चले जा चुके होते हैं, जहां पर बजट की बर्छियां, करों की कटार और इन सब की बात होती है। रुचिका भगत मेरे साथ में है, देश की जानी मानी वो शख्सियत हैं। मैम, पहला तो ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट की नजर से आपको नहीं देखना है, आपको एक आम महिला, रसोई वाली महिला की नजर से देखना है। ये बताएं, आप रसोई में जाती हैं या नहीं जाती हैं? सच सच बताइएगा, हिंदुस्तान देख रहा है। सब्जियां खरीदती हैं या नहीं, चटनी बनाती या नहीं, अचार खाती या नहीं, मेरी थाली सस्ती होगी या नहीं मैम, मेरी रसोई सस्ती होगी या नहीं मैम? शायद मेरे ख्याल से आपका ऑडियो ठीक से आ नहीं रहा है, आपकी आवाज बुलंद करने के लिए मैं ही आ जाता हूं। लीजिए अपनी आवाज मेरे माइक में बुलंद कीजिए आप। देखिए, मैं भारतीय महिला हूँ तो मैं सारे काम करती हूँ, चाहे वो रसोई में खाना बनाने का है, चाहे वो ऑफिस में काम करने का है, तो मैं सारे काम अपने निपुण रूप से करती हूँ। जब बात आती है बजट की और बात आती है मेरे रसोई घर की, तो मुझे लगता है कि जब रसोई घर की बात है तो इन्फ्लेशन वर्ड नहीं यूज करते, महंगाई यूज करते हैं। तो महंगाई जो है वो हाँ बढ़ रही है, तो जो सब्जियां हैं। शर्मा जी हैं, शर्मा जी अपने धंधे की बात करेंगे, लेकिन शर्मा जी आपकी मुस्कान थोड़ी मध्यम सी क्यों है? थोड़ा खिलखिला करके हंसी है ना, धूप कितनी खूबसूरत सी खिली है, इतना जबरदस्त सेट बना है। मैम आपके पास आते हैं ना, जबरदस्त सेट हमने बनाया हुआ है,
खुल करके हंसिए ना, खिली धूप खिली हंसी। यूं सीधा तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। निर्मला सीतारमण पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। थोड़ी देर पहले अपडेट मनोहर केसरी ने दिया था कि राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ये औपचारिक मुलाकात हो रही है। और उसी मुलाकात की ये तस्वीरें इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। देश की दो नारी शक्तियों की तस्वीरें, देश की दो नारी शक्ति, दो बड़े पदों पर बैठी हुई महिलाएं, एक राष्ट्रपति हैं, एक वित्त मंत्री हैं। और आज वित्त मंत्री पर सभी की निगाहें हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई है और ये हंसता मुस्कुराता चेहरा, दो बड़े चेहरे, दो नारी शक्ति के चेहरे आज 130 करोड़ देशवासियों के चेहरे पर क्या मुस्कान लाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नाश्ते की टेबल की ये तस्वीरें आप देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औपचारिक मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है। राशिद, जो टेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सर एक मिनट, मेरी कुलीग रचना बंसल ने अभी ये दिखाया कि राष्ट्रपति के साथ में ब्रेकफास्ट टेबल पर क्या क्या बातें हुई हैं। हालांकि रचना आपके जरिए मैं ये भी समझूंगा कि भाई ब्रेकफास्ट वाली थाली में या ब्रेकफास्ट वाले मेन्यू में क्या क्या था, लेकिन अवनीश जी भी मेरे साथ में है, अंशुमन जी भी मेरे साथ में है। अभी यहाँ पर सीपी जी एक अपना दर्द बयां कर रहे थे कि भैया ऐसा है 140 करोड़ का हिंदुस्तान है, 7.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, बाकियों को दायरे में किस तरह से लेकर के आए। तो ये दर्द तो मेरे ख्याल से आपको भी होगा ही। राहें कटीली हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, दिल खोलकर या हाथ रोक कर। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि आम जनता को जितना बेनिफिट मिल सकता है मिलना चाहिए। और मुझे लगता है इस बजट में स्पेशली महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है और मुझे लगता है महिलाओं को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा। महिलाओं को क्या मिलेगा? महिलाओं को ये बेनिफिट मिलेगा कि मेरे को लगता है सरकार इस समय जो इन्फ्लेशन करब करेगी तो सस्ती होंगे, कुछ सामान सस्ता होगा, प्रोडक्शन, क्योंकि सरकार महिलाओं की बात मुझे लगता है अंजलि के हवाले करनी चाहिए। मुझे अंजलि बहुत ऐसे इंतजार कर रही थी, बहुत बेचैन है महिलाओं की बात करने के लिए। अंजलि, और हो भी क्यों ना, महिलाओं की बात बिल्कुल होनी चाहिए। देश की आधी आबादी है देखिए महिलाएं, और उतना ही हक और अधिकार महिलाओं का भी है, क्योंकि वो सिर्फ रसोई से किचन नहीं चलाती हैं बल्कि पूरे घर को चलाती हैं। पूरी जो अर्थव्यवस्था घर की है वो महिलाएं ही मैनेज करती हैं। प्लेजेंट सरप्राइज का इस बार हो जाना चाहिए कुछ महिलाओं के लिए। रावल जी, मैं बिल्कुल होना चाहिए 100%। देखिए, आपने कहा आधी आबादी महिलाओं की है, मैं आपके साथ सहमत हूं कि उनकी हर चीज में हिस्सेदारी आधी होनी चाहिए। और बिल्कुल उम्मीद करता हूं इस बार कि महिलाओं के लिए कुछ रिबेट आने चाहिए। अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले महिलाओं के लिए एक अलग से टैक्स रिबेट हुआ करता था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही कुछ रिबेट इस बार भी आ जाए। तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। एक मिनट अंजलि, प्लीज 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 एक काम कर लेते हैं, कैमरा इधर लेकर के आइए। बहुत से आम लोग भी हैं, कैमरा इधर लेकर के आइए प्लीज, कैमरे को इधर घुमाइए, इधर जहां मैं कह रहा हूं। हाँ, बहुत से आम लोग भी हैं, एक बार इनसे ही बात कर ले। भैया, बजट आ रहा है, क्या चाहते हो? नहीं, मुस्कान तो ठीक है भाई, कुछ सस्ता महंगा, सब्जी दाल चावल। अच्छा, इनके कोई बोलना चाहेगा बजट पे? हाँ बोलो भैया। बोलना चाह रहा हूँ सर, बजट सबके लिए सारा बराबर होना चाहिए, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। बजट सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अवनीश, अब यहां पर एक बात आती है, हिंदुस्तान की रिकवरी है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में रेजिलियंस है, लेकिन हिंदुस्तान की रिकवरी जो है कोविड के बाद के शेप रिकवरी कही जाती है। के शेप का मतलब यह है अमीर अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। जैसा इन भाई का कहना था कि भाई हमारे लिए गरीबी से निजात दिलाइए ना, महंगाई से निजात दिलाइए ना। क्या यह बजट गरीबी से निजात दिलाने वाला होगा, महंगाई से निजात दिलाने वाला होगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि लास्ट बजट है और जो सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है कि जो गरीब स्पेशली जो टियर 2 और रूरल सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से स्मार्ट सिटीज में बोझ आता जा रहा है और वहाँ पे जो डेवलपमेंट की कमी है, आई थिंक वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि छोटे शहर, गांव, कस्बे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने चाहिए इंडिया में अगर ग्रोथ चाहिए। और वहीं से हमारे जो ये मजदूर भाई और सारे लोग आते हैं इनके लिए। दूसरी बात है इन्फ्लेशन, जो महंगाई आप कह रहे हैं, महंगाई के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ राहत जरूर देनी चाहिए। दी भी है लॉकडाउन के अंदर, लेकिन और जरूरत है जो कि ये कंपैरिजन बीच में बढ़ता जा रहा है उसको बैलेंस करने की। अंशुमन, हर बार मैं पिछले अपने पत्रकारिता करियर में, यूपीए है, एनडीए है, एक बात जरूर पूछता हूं और इस बार भी पूछूंगा, इंडिया का बजट या भारत का बजट? भारत का बजट।
बिल्कुल भारत का बजट, क्योंकि ये बजट जो है ये आम आदमियों के लिए होने वाला है, आम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, मध्य वर्ग लोगों के लिए है, ये सभी लोगों के लिए ये भारत का बजट है। और मुझे ये लगता है कि ये सभी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे गरीब आदमी है, चाहे किसान है, और सबके लिए होना भी चाहिए। शर्मा जी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या प्री बोर्ड इसे माने? क्योंकि इस साल अगर बात करें तो 9 से 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अगले साल देखिए लोकसभा के चुनाव है, और यही वजह कि इस बजट पर बहुत ज्यादा फोकस क्या माने की रहने वाला है? प्री बोर्ड्स वोट रहने वाला है, क्योंकि देखिए जहां जहां चुनाव होते हैं सरकार की भी यही मंशा रहती है कि वहां उनकी सरकार बने, और जब सरकार बनेगी तभी वो जो सेंट्रल की योजनाएं हैं वो स्टेट लेवल पे आ पाएंगी। इसलिए नहीं कि वो इलेक्शन जीत जाए, इसलिए रहता है कि अगर स्टेट में जो सरकार है और जो सेंटर में सरकार है अगर दोनों एक होंगी तो जो चीजों की पॉलिसी है उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इजीली हो सकता है। अभी आपने जैसे बताया कि पिछले सालों में अमीर अमीर होता था, गरीब गरीब होता था, लेकिन अभी मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। आज एक सर एक काम कर लेते हैं ना जी, मैं तो एक ही बात में यकीन करता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जनता भी हमारे साथ में है। बजट आने वाला है भैया, कोई बोलना चाहेगा अपनी बात? अरे अपनी कोई मांग होगी, कुछ सस्ता महंगा होगा, वित्त मंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? जनता की तरफ फोकस कीजिए, जनता की तरफ जितना ज्यादा फोकस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सब कुछ देखिए, एक्सपर्ट भी यहाँ हैं, मेरी कुलीग भी यहाँ पर हैं, और ये देश का सबसे बड़ा सेटअप है। लेंगे राशिद, लेकिन लगातार जो बड़ी खबरें हैं उन पर भी निगाह इंडिया न्यूज की बनी हुई है, और जैसे ही खबर सेंसेक्स से जुड़ी हुई है, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, कंचन के पास कोई बड़ा अपडेट है। कंचन, क्या है बड़ी खबर? रचना, बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि आज जो मार्केट खुली है वो ग्रीन कैपिटल के साथ खुली है। सेंसेक्स और निफ्टी में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज का दिन देश के हर नागरिक के लिए बेहद खास है। 250 पॉइंट्स की बढ़त के साथ आज मार्केट ओपन हुई है। सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर जब बजट पास हो जाएगा क्या फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेंगी। मैं आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दूं कि सेंसेक्स में 250 अंकों से ज्यादा की बढ़त हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से खुला है, 15 पैसे मजबूत खुला है रुपया। निफ्टी में 200 अंकों की तेजी देखने को मिली है। रचना, मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को कुछ स्टॉक्स की भी जानकारी देना चाहूंगी जो इस वक्त सबसे ज्यादा कैपिटल जिसमें बढ़ोतरी हो रही है वो रिलायंस इंडस्ट्री है, टीसीएस है, एचडीएफसी है, इन्फोसिस है, एचयूएल है, भारतीय एयरटेल है। लेकिन आईटीसी का जो स्टॉक ग्राफ है वो नीचे इस वक्त, जब मैं आपसे करेंटली बात कर रही हूं तब वो नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। बजाज फाइनेंस बढ़ रहा है, अडानी भी इस वक्त थोड़ा नेगेटिव जाता हुआ नजर आ रहा है, जो पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा कि नेगेटिव ही है। एलएनटी कुछ देर पहले, कुछ ही सेकंड पहले उसका ग्राफ घटा था, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो एलएनटी का भी ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मारुति सुजुकी के शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट में इस वक्त कम होते नजर आ रहे हैं। खबर कंचन बता रही है शेयर मार्केट से अच्छी खबर है, तो जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनकी निगाह भी आज बनी हुई है, जुड़ी हुई है। लेकिन साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया न्यूज संवाददाता भी एक्टिव मोड में है और अब लोगों से बात कर रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं। महेंद्र हमारे साथ अंबाला से हैं। महेंद्र, आम लोगों से बात हुई आपकी, सुबह सुबह महिलाओं से बात हुई आपकी, किचन टकटकी लगाए बैठी हैं महिलाएं, किचन में क्या कुछ सस्ता होगा, क्या महंगा होगा? वो लाइन में गिराते हैं। महेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? अंबाला से महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है, हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो पर लगातार इंडिया न्यूज संवाददाता एक्टिव मोड में है और राशिद, अंजलि लगातार जुड़े हुए हैं। राशिद, देखिए पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव तो आया है और इस बड़े बदलाव पर आप बात जरूर कीजिएगा। पहले 200-300 रुपए में सब्जी से पूरा थैला भर जाया करता था, आज 500 रुपए भी कम पड़ते हैं और थैला आधा रहता है। मैं समझ पा रहा हूं आप कहना चाहते हैं जितनी तनख्वाह उतने खर्चे, यही हैं आज घर घर के चर्चे। लेकिन साथ ही ये भी जानता हूं कि जैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल आया, आप अपना ऐप देखना आपने शुरू कर दिया है, एसआईपी और म्यूचुअल फंड वगैरह देख रही हैं। रचना, आप अपने आप को अपडेट करके रखें। एक बार मैं चूंकि गेस्ट के साथ साथ आम जनता तक भी पहुंचना चाहता हूं। आम जनता में हमारे साथ में कई लोग हैं जो अपनी बातें कहना चाहते हैं। कौन, हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, पहले आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा और आगे। हाँ, नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं बजट को लेकर के आप? मेरा नाम नीटू है और मैं बजट में ये कहना चाहता हूँ, जो आटा आज से एक साल पहले 25 रुपये था, आज वो आटा 35 रुपये किलो हो गया है। महंगाई इतनी हो चुकी है, सिलेंडर हमें 500 रुपये का भी नहीं पड़ता था, आज वो 1100 का पड़ रहा है। अगर तनख्वाह साल में एक बार बढ़ती है और महंगाई साल में 12 बार बढ़ती है, इस महंगाई को रोका जाए। और सरकार से कहना चाहता हूँ कि गरीब इतना गरीब हो गया है कि एक पैसे का काम नहीं है और
जितने कमाई नहीं है, अगर घर में 5 लोग हैं, अगर 5 लोग कमाएंगे जब ही खा पाते हैं, अगर उन्हें 4। मैं समझ गया, यानी महंगाई से निजात दिलाने वाला बजट होना चाहिए। अभी थोड़ा सा आगे आ जाइए। सिलेंडर, आटा, राशन, तेल, पेट्रोल कहाँ आसमान छूता चला जा रहा है। सर आपने अब बात यहाँ की, बिल्कुल। एक चीज मैं बस क्रॉस क्वेश्चन लेकर के विनोद रावल जी के पास जाना चाहता हूँ। विनोद जी, भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक बार माइक दे बस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कहता है कि भाई हमारी ग्रोथ की जो रफ्तार है ना, अगले 2-3 साल में हम पहुंच जाएंगे आसमान पर। आम जनता ये कह रही है कि हमारा रसोई गैस का सिलेंडर तो सस्ता करो, मेरी थाली तो सस्ती करो, मेरी चटनी तो सस्ती करो, मेरी सब्जी दाल फल तो सस्ते करो। मैं आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं कि ये सस्ता होना ही मिलाइए, चाहिए। कंधे से कंधा देखे कितना मिलता है। देखिए कंधे से कंधा मिला रहे हैं विनोद जी, ठीक है, कंधे से कंधा मिला। अब बोले आप। हाँ, ये थाली सस्ती होनी ही चाहिए और यही एक चीज है जो हमको मारे जा रही है। हाँ। इसी को रुचिका जी इन्फ्लेशन शब्द इस्तेमाल करती हैं। यही एक शब्द है जो इस देश की इकोनॉमी को खाते जा रहे हैं। ना, रुचिका जी छौका लगाती है, नहीं लगाती है? आता है छौका लगाना? पहले ये बताएं आप। माइक अपने पास लेकर के जाइए। बिल्कुल आता है। छौका लगाना आता है? कौन सा? हिंदुस्तान की नारी बिना छौका लगाए कैसे रह सकती है? आप कैसे सर अब आप जज्बाती हो गए रावल जी, जज्बाती हो गए। हाँ, ऐसा नहीं। अंजलि को बुरा लग गया तो सर झेल नहीं पाएंगे। अंजलि को माइक एक बार दीजिए आप। अंजलि बहुत बेचैन है आपसे कई सवाल करने के लिए। छौका उनके सवालों का भी लगेगा। देखिए सब घर का अलग अलग रहता है। मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि महिलाएं अब सिर्फ चौका लगाएं, उससे आगे बहुत बढ़ चुकी है महिलाएं। रुचिका जी, राशिद जी ने बात की, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, मिडिल क्लास की शिकायत रहती है कि गरीबों के लिए तमाम ऐलान कर देती है सरकार बजट में, और वहीं गरीबों की शिकायत रहती है कि मिडिल क्लास के लिए। अब सरकार के चैलेंजेस भी जरा समझ लेते हैं, कैसे जो बैलेंस है उसको मेंटेन करे सरकार। देखिए, मैं इसको करंट सिनेरियो से अगर कोरिलेट करूं तो आप देखिए, ये जो तेज धूप आ रही है, ये सफलता की तेज धूप है, और ये जो ठंडी हवा चल रही है ना, ये चुनौतियों की हवा है जो सरकार के पास है, जो सरकार फेस कर रही है। तो आप ये नहीं समझिए, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, सरकार के पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको सरकार को देखना है, मगर सरकार के पास रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े लिमिटेड से हैं। तो खाने वाले बहुत हैं और देने वाला एक है, इसको बार बार इस चीज को समझिए। अंशुमन जी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? इत्तेफाक रखते हैं रुचिका जी की? बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी नई स्कीम्स बनाई हैं, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स आ रहे हैं, गिफ्ट सिटी एक एग्जांपल है। तो इसमें ओवरसीज से, जैसे फॉरेक्स रिजर्व्स की आपने बात करी, काफी इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशनल, अंबाला से महेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और आ रहा है सरकार की तैयारी है आम बजट में हर वर्ग को खुश करने की, हर तबके को खुश करने की। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, और खासतौर से उन महिलाओं के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है जिन्हें घर खर्च देखना है, जिन्हें घर का बजट मैनेज करना है। अंबाला से महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। महेंद्र, जो सुबह सुबह उन महिलाओं के पास पहुंचे जिन्होंने नाश्ता बनाया, लेकिन नाश्ते में डिशेज क्या हाथ रोककर, कंट्रोल के साथ, कंजूसी के साथ बनाई गई, या फिर दिल खोलकर आज बजट आ रहा है उस खुशी में? महेंद्र, राजेंद्र आवाज आ रही है आपको? राजेंद्र, बजट से क्या उम्मीद है? बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। मेरे साथ कुछ किसान भाई। बजट को लेकर अगर बात की जाए तो बजट को लेकर हर वर्ग कुछ आस लगाए बैठा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार अपना अंतिम बजट इस सत्र का पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण आज डिजिटल बजट पेश करेगी, उसको लेकर कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करना चाहेंगे। सर, बजट आ रहा है, केंद्र सरकार बजट लेके आ रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? भाई उम्मीद तो यही है कि वो बजट में जो है किसानों को राहत दे, यही उम्मीद है। मतलब ये सरकार से उम्मीद चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से हमें राहत मिले। हमारे जो है डीएपी के भाव कम हो, डीएपी के भाव बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है यूरिया के और डीएपी के भाव में। तो ये जो गैप है ये पूरा हो, ये थोड़ी सी राहत मिले, दवाएं थोड़ी सस्ती हो। इस बार देखा गया था केंद्र सरकार किसानों को स्टार्टअप से जोड़ना चाहती थी, नई तकनीक से जोड़ना चाहती थी, क्या उसमें कुछ और बढ़ावा होना चाहिए? उसमें बढ़ावा होना चाहिए, बिल्कुल उसमें बढ़ावा होना चाहिए। नई तकनीक जुड़नी चाहिए, ताकि उससे जो है लोगों को नई नई जानकारियां मिले और अच्छी फसल पैदा कर सके, कम भाव, उसकी लागत कम हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत आ रही है इस समय, मतलब बात है। सर, बजट को लेकर क्या उम्मीद है, क्या कुछ खास होना चाहिए इस बजट में, क्योंकि डिजिटल बजट पेश किया जाना है? इसमें बजट में जो किसानों को जो सिंचाई के साधन है बहुत कम है, तो सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने चाहिए।
चेक डैम बनाए जाएं, एनीकट बनाए जाएं, बांध बनाए जाएं, नहरें बनाई जाएं, क्योंकि मैं विशेषकर हाड़ौती की बात करना चाहूंगा कि हाड़ौती में 80% जमीन बिना सिंचाई की है, जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के साधनों के अभाव में किसानों की नाराजगी है इस बात को लेकर, कह रहे हैं कि लागत बहुत ज्यादा लग जाती है खेती करने में, लेकिन उतना ज्यादा मुनाफा होता नहीं है। और बारिश अभी पिछले दिनों हुई है, ओले गिरे हैं, ऐसे में किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी सरकार ने किया था, लेकिन किसान नाराज है। कंचन मेरे साथ जुड़ी हुई है और कंचन के साथ कुछ गेस्ट भी है। कंचन, आज के बजट से उम्मीदें तो आपकी भी होंगी, और किन उम्मीदों पर आप बात कर रही है? मुझे लगता है किसान नेता भी आपके साथ में है क्या? रचना, मेरी और आपकी तो बहुत उम्मीदें, हम चर्चा भी कर रहे थे इसको लेकर, लेकिन आपकी ने क्योंकि किसानों का जिक्र किया है, किसानों को लेकर चर्चा करेंगे। सुभाष चौधरी जी बीक्यू से हैं, किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। किसानों को लेकर कई सारी बातें पिछले 2-3 सालों में हमने लगातार रचना देखी है। मैं सीधे जनता का रुख कराना चाहूंगी सुभाष जी से, जो बताएंगे कि इस बार बजट को लेकर एक देश के अन्नदाता की क्या उम्मीदें हैं। सर देखो, पिछले बजट को जो नहीं मिला किसान को, अब के बहुत उम्मीद है, और ये उम्मीद लगाए बैठा है किसान कि भाई सरकार अब के पिटारा खोलेगी, उस पिटारे में किसान का भला होगा। और किसान की पूरी उम्मीद है कि इस जो बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ आने वाला है। आगे देखते हैं अब क्या होता है। टाइम हो लिया है, बजट आने वाला है, उसका इंतजार किसान कर रहा है। बिल्कुल टकटकी लगाए बैठा है किसान, और किसान पूरी उम्मीद पे है, और इस सरकार से उम्मीद पर ही ये सरकार लाया था किसान। अगर किसान की उम्मीद कहीं भी खराब हुई तो भाई सरकार भारी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने 3 कानून के बारे में भी काफी जिक्र किया था, उस कानून को भी सरकार ने वापस लिया है। किसान की उम्मीद थी, सरकार की भी उम्मीद थी, सरकार ने आपके हित में वो कानून को वापस लिया। अब आने वाले समय में हर साल हमने देखा है कि देश के अन्नदाता के लिए सरकार जो है बहुत बड़ी स्कीम्स लेकर आती है। इस साल अगर मैं जानना चाहूँ, चाहे फसलों को लेकर हुआ हो, MSP को लेकर हुआ हो, क्रॉप्स की बेचने को लेकर हुआ हो, एक नॉमिनल रेट जो होता है उसको लेकर जिक्र किया जाए, तो क्या ऐसी उम्मीदें हैं जो देश का किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का इस वक्त टकटकी लगाकर 11 बजे का इंतजार कर रहा है, जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट का पिटारा खोलेंगी? देखिए क्या था, जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम आपकी आय दुगनी करेंगे। आय दुगनी नहीं, महंगाई बहुत 4 गुनी होगी। अब ये है कि 2022 के बाद का ये पहला बजट है। इस पर यह है कि उम्मीद ये है कि भाई जो सरकार ने अपना वादा किया वो वादे पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है। क्योंकि इन्होंने जो हमारा आंदोलन चला था काले कानून को लेकर वापस के लिए, वो वापस लिए दिया कुछ नहीं है। आज उम्मीद लगाए बैठा है किसान कि कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि किसान के हर चीज देखो, इनकी क्या रासायनिक चीजें सब कुछ डबल हो गई, इतनी महंगी है, और सब पर GST को दायरे में ले लिया इन्होंने। जब तक किसान को तरीके से इनको हर चीज से GST से बाहर नहीं किया जाएगा, जब तक किसान का भला नहीं। पर मुझे उम्मीद है कि अब की इस बजट में कहीं ना कहीं किसान को लिया गया है। तो रचना, देखा अपने देश के अन्नदाता, मैं आप, देश का आम नागरिक, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, एक घर में बैठी हुई महिला जो राशन देखती है, जो किचन चला रही होती है, से लेकर एक मर्द जो पूरे घर का फाइनेंस देख रहा होता है, वो बच्चे जो एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हम सब की उम्मीदें आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से है। 11 बजे का वक्त हो गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हुई है, कुछ ही देर में वो सदन पहुंचेंगी, उसकी भी तस्वीर सीधे दर्शकों को दिखाएंगे हम। रचना, डाइनिंग टेबल हमने देखी थी, वहां पर चाय के प्याले रखे हुए थे, प्लेट रखी हुई थी, वहीं पर निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। कंचन, आपकी और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी राशिद उन लोगों से बात कर रहे थे जो छोटा मोटा काम करते हैं और उनकी बड़ी खासी नाराजगी महंगाई को लेकर थी। राशिद, सीधा लोगों से ही बात कर लीजिए ना, आज के बजट से उम्मीदें कितनी है, वो भी तब जब 2024 के चुनाव को देखते हुए ये बजट आखिरी सरकार की तरफ से पेश किया जाना है, बहुत सोच समझ कर होगा। रचना और कंचन, कहते हैं ना कि बजट को सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में न देखें, बड़े बड़े शब्दों में न देखें। बजट का मतलब ये होता है कितनी बचत हो रही है, बजट का मतलब ये होता है कितनी कमाई हो रही है, बजट का मतलब ये होता है कि महंगाई से निजात किस हद तक मिल रही है। और भी कई लोग हैं जो अपनी बातें कहना चाहते हैं, आप में से कोई बजट को लेकर के बात करेंगे? चलिए ठीक है, जब तक ये बात करेंगे तब तक एक बार अवनीत जी के पास में चलते हैं। अवनीत जी, क्या होता है ना,
हमने पिछले 9 बजट में एक चीज देखी है कि अब तक, हालांकि आजादी के बाद अब तक 74 बजट आए हैं, 14 इंटरिम बजट आए हैं, लेकिन पिछले 9 बजट की अलग अलग थीम दी गई है। पहला जो बजट था उसमें यह कहा गया सबका साथ सबका विकास, फिर थीम आई काले धन पर वार करेंगे, फिर थीम आई गांव गरीब किसान की, डिजिटल इंडिया की, आयुष्मान भारत की, मजबूत नागरिक की, कोविड प्रूफ भारत की, आत्मनिर्भर भारत की। इस बार आपको क्या लगता है जो डिजिट ऑल थीम रखी गई है ये आम आदमी के काम आएगी? बिल्कुल आ रही है। ये जो काम जिस तरीके से पिछले 9 सालों में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इकोनॉमी में। राशिद, बस 10 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी, बस 10 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हमने दिखाई थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की थी और अब राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए रवाना हो चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और जैसे हमने कहा कि बजट पेश करने से पहले एक औपचारिक मीटिंग उनकी होनी है। मीटिंग में जहां आज आम बजट से पहले चर्चा होगी, ये औपचारिक मीटिंग रहती है, औपचारिक बैठक, जिसके बाद संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए संसद भवन पहुंच चुके हैं। ये अभी अपडेट पीसीआर मुझे दे रहा है। संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लाल रंग की साड़ी उन्होंने पहनी है। पेपरलेस इस बार भी बजट होने वाला है। आम लोगों की निगाहें बहुत ज्यादा है, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है। महंगाई, बेरोजगारी लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में लोगों को इंतजार है चीजें सस्ती हो जाएंगी तो शायद 4 पैसे बच पाएंगे। जिनका व्यापार ठप हुआ था, खासतौर से एमएसएमई सेक्टर इंतजार कर रहा है कि 10 लाख या फिर उससे ऊपर का लोन अप्रूव हो ताकि एक ब्रीदिंग स्पेस मिल सके और अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सकें। वो व्यापारी जो कि इंतजार कर रहे थे, जो कि नोटबंदी की मार झेल चुके हैं, जीएसटी के